आगे सुनिए। महा टकराव। चौहान फैमिली के रिहायशी इलाके के ठीक पीछे एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी पहाड़ी जंगल फैला हुआ था। यह जंगल सिर्फ घने पेड़ों और खतरनाक जानवरों का ही घर नहीं था, बल्कि यहाँ की आबोहवा में एक खास तरह की प्राकृतिक ऊर्जा घुली हुई थी। अगर किसी की किस्मत अच्छी हो और वो इस जंगल की गहराइयों में सही जगह तलाश कर ले, तो उसे यहाँ कभी कभार कोई रेयर जड़ी बूटी या एलिक्सिर मिल ही जाती थी। यही वजह थी कि चौहान फैमिली की यंग जनरेशन जब भी अपनी कठोर ट्रेनिंग से थोड़ा समय निकाल पाती, तो वो अपनी किस्मत आजमाने और कोई खजाना ढूंढने के लालच में इस जंगल की तरफ खींची चली आती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह जंगल फैमिली के युवाओं के बीच सबसे मशहूर और भीड़ भाड़ वाली जगह बन चुका था। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। दोपहर का समय था और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे गिर रही थीं। उस घने जंगल के एंट्रेंस पर इस वक्त लड़के लड़कियों की एक अच्छी खासी भीड़ जमा थी। ये सब चौहान फैमिली के ही बच्चे और युवा थे। लेकिन आज वो वहां किसी बूटी की तलाश में नहीं आए थे, बल्कि वहां बन रहे एक बेहद तनावपूर्ण माहौल को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस भीड़ के बीचों बीच रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करते हुए कुछ हट्टे कट्टे और घमंडी लड़कों का एक गुट खड़ा था। उन्होंने एक इंसान की दीवार सी बना रखी थी और उनके ठीक सामने अकेली खड़ी थी एक बेहद छोटी और मासूम सी लड़की, काव्या। काव्या ने आज एक सादे हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसके नैन नक्श किसी कुशल चित्रकार की बनाई हुई किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह थे। उसकी स्किन ताजी गिरी हुई बर्फ की तरह सफेद और बेदाग थी। अभी से उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उसे देखने वाला कोई भी इंसान कुछ पल के लिए अपनी सांसें थाम लेता। लेकिन इस वक्त काव्या के उस खूबसूरत और हमेशा चुलबुले रहने वाले चेहरे पर एक गहरा गुस्सा छाया हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी और जीवंत आंखें, जो हमेशा चमकती रहती थीं, इस समय सामने खड़े उन लड़कों के गुट को घूर रही थीं। काव्या के छोटे और नाजुक हाथों पर जंगल की गीली मिट्टी लगी हुई थी और उसी मिट्टी से सने हाथों से उसने अपने सीने से लगाकर एक बहुत ही अजीब सी जड़ी बूटी को कसकर पकड़ा हुआ था। यह कोई आम जड़ी बूटी नहीं थी। इसका रंग किसी सुलगते हुए अंगारे की तरह गहरा लाल था और इसके अंदर से एक बहुत ही हल्की लेकिन मीठी सी जादुई महक हवा में फैल रही थी, जो आसपास खड़े लोगों के मन को ललचा रही थी। यह सूर्य संजीवनी बूटी थी। विक्रम, तुम अपनी हद से बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हो, काव्या ने उस गुट के सबसे आगे खड़े लड़के को घूरते हुए कहा। उसकी हमेशा मीठी और सुरीली रहने वाली आवाज में इस समय एक साफ गुस्सा और नफरत छलक रही थी। है हद से बाहर काव्या, तुम शायद कुछ भूल रही हो। गुट के सबसे आगे खड़ा वो लड़का, जो लगभग 15 साल का था, बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराया। यह विक्रम चौहान था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर बांध लिए और एक बेहद घमंडी अंदाज में काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, यह सूर्य संजीवनी बूटी हमने कल ही इसी जगह पर खोज ली थी। बस हम इसे आज उखाड़ने के लिए आने वाले थे, लेकिन तुमने हमारी चीज को बिना पूछे ले लिया। अब तुम ही बताओ, जो चीज हमारी है उसे वापस मांगना हद से बाहर जाना कैसे हो गया? झूठ, ये बिल्कुल बकवास है। विक्रम को इतनी आसानी से कहानी को पलटते और झूठ बोलते देखकर काव्या का छोटा सा चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो गया। उसने आज सुबह से इस घने और खतरनाक जंगल का कोना कोना छाना था, कांटों से अपने हाथ छिलवाए थे, तब जाकर उसे यह सूर्य संजीवनी बूटी एक चट्टान के नीचे छिपी हुई मिली थी। अगर विक्रम और उसके गुंडों ने इसे कल ही ढूंढ लिया था, तो वो इसे छोड़कर क्यों जाते? क्या इस जंगल में कोई जादुई बूटी छोड़कर जाता है ताकि कोई और उसे उठा ले? यह सरासर झूठ था और विक्रम बस अपनी दादागिरी के दम पर उस बूटी को छीनना चाहता था। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। विक्रम ने काव्या के उस गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखा। काव्या गुस्से में भी इतनी प्यारी लग रही थी कि विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी बेशर्म स्माइल को बरकरार रखते हुए कहा, काव्या, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम बस चुपचाप वो सूर्य संजीवनी बूटी मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के यहाँ से जाने दूंगा। सपने में भी मत सोचना। काव्या ने अपने छोटे छोटे सफेद दांतों को कसकर पीस लिया। उसने बूटी को और भी जोर से अपनी छाती से लगा लिया। पिछले कुछ महीनों से काव्या ने अपनी आंखों से देखा था कि उसका दोस्त आर्यन किस तरह से दिन रात पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। वो खून पसीना एक कर रहा था, अपने शरीर को टॉर्चर कर रहा था, जैसे उसकी जान दांव पर लगी हो। काव्या ये बात बहुत गहराई से समझती थी कि अगर आर्यन इस आने वाले फैमिली कंपटीशन में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, तो न सिर्फ आर्यन की, बल्कि उसके पिता और उसकी माँ की सारी उम्मीदें हमेशा के लिए टूट जाएंगी। उनके परिवार की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी।
इसलिए आर्यन की मदद करने के लिए ही तो काव्या अपनी जान जोखिम में डालकर इस जंगल में आई थी। वो बस किसी भी तरह आर्यन के लिए एक अच्छी बूटी ढूंढना चाहती थी ताकि उनकी ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ सके। और अब जब उसे इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार एक सूर्य संजीवनी बूटी मिल ही गई थी, तो वो किसी भी कीमत पर इसे इस नीच और घमंडी इंसान के हाथों में कैसे दे सकती थी। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो लगता है आज तुम्हें पूरी रात इसी खतरनाक जंगल में बितानी पड़ेगी। विक्रम ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी नजरें काव्या से हटाकर जंगल के रास्ते की तरफ दौड़ाई और ताना मारते हुए कहा, वैसे अभी अभी मैंने देखा कि वो डरपोक गोलू दुम दबाकर यहाँ से भागा है। पक्का वो तुम्हारे उस लूजर आर्यन को बुलाने गया होगा, है ना? बहुत अच्छा। मुझे भी पिछली बार आर्यन को पीटकर तसल्ली नहीं मिली थी। आज मैं उसके हाथ पैर तोड़कर अपना शौक पूरा करूंगा। आर्यन का नाम सुनते ही काव्या का तमतमाया हुआ चेहरा अचानक से डर के मारे पीला पड़ गया। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि आर्यन और विक्रम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। जब भी वो मिलते थे उनके बीच लड़ाई होना तय था। लेकिन हर एक बार उस लड़ाई का अंत आर्यन के बुरी तरह पिटने और लहूलुहान होने पर ही होता था। आर्यन अभी भी विक्रम जितना ताकतवर नहीं था। अगर तुम अगर तुम वो सूर्य संजीवनी बूटी मुझे दे दोगी तो मैं आर्यन पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बोलो, क्या कहती हो? काव्या के चेहरे पर वो खौफ देखकर विक्रम को अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपना ऑफर रखा। तुम बहुत नीच हो। काव्या ने अपने कांपते हुए निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब बेबसी और गुस्से के आंसू छलकने लगे थे। ये नजारा देखकर आसपास खड़ी उस पूरी भीड़ के दिलों में भी काव्या के लिए एक गहरी सहानुभूति जाग उठी। हालांकि काव्या चौहान फैमिली के खून से नहीं थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत, मासूम और सबसे प्यार से बात करने वाली लड़की थी कि शिवालिक टाउन के लगभग सारे नौजवान अंदर ही अंदर उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे। लेकिन सहानुभूति होने के बावजूद उस पूरी भीड़ में से किसी एक लड़के की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर विक्रम को रोके या काव्या का साथ दे। इसका कारण साफ था। विक्रम चौहान फैमिली की यंग जनरेशन का एक छोटा सा तानाशाह था। सिर्फ उसकी अपनी शारीरिक ताकत ही खतरनाक नहीं थी, बल्कि उसका पिता पूरी चौहान फैमिली के फाइनेंस का इंचार्ज था। कोई भी विक्रम से दुश्मनी मोल लेकर अपने परिवार के रिसोर्सेज को खतरे में नहीं डालना चाहता था। और अगर कोई फैमिली के बड़ों से शिकायत कर भी देता तो विक्रम को मुश्किल से 1-2 दिन की सजा मिलती, लेकिन उसके बाद वो बाहर आकर उस शिकायत करने वाले की जिंदगी नर्क बना देता। यही वजह थी कि कोई भी विक्रम के रास्ते में नहीं आना चाहता था। क्या हुआ, बूटी दोगी या नहीं? अगर तुमने और देर की तो मुझे लगता है आर्यन यहाँ पहुंचने ही वाला होगा और फिर मेरे हाथ नहीं रुकेंगे। विक्रम ने जानबूझकर अपने हाथों की उंगलियां चटकाते हुए काव्या को डराया। वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे उसे आर्यन के आने का ही इंतजार हो। ले लो इसे। आंखों में आंसू भरे काव्या ने अपने सारे गुरूर और अपनी मेहनत को मारते हुए आखिरकार हार मान ली। उसने आखिरी बार उस लाल सूर्य संजीवनी बूटी को देखा, अपनी आंखें बंद की और अपने दांत पीसते हुए उसे विक्रम की तरफ पूरी ताकत से उछाल दिया। अपनी जान से प्यारे आर्यन को बचाने के लिए वो यह बूटी भी कुर्बान करने को तैयार थी। हे, समझदार लड़की। विक्रम ने खुशी से अपने होंठ चाटे और हवा में आ रही उस बेशकीमती बूटी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी पल जब विक्रम के हाथ उस बूटी को पकड़ने ही वाले थे, अचानक से पीछे खड़ी भीड़ को चीरता हुआ एक साया किसी जंगली भैंसे की रफ्तार से बाहर निकला। उस साये की स्पीड इतनी भयंकर थी कि हवा में एक तेज सूश की आवाज गूंजी। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता, वो साया सीधे आकर विक्रम की छाती से एक भयंकर इम्पैक्ट के साथ टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि विक्रम के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसका हट्टा कट्टा शरीर हवा में उछल गया और वो जमीन की धूल चाटता हुआ लगातार 2 कलाबाजियां खाकर कई मीटर दूर जा गिरा। इस अचानक हुए धमाके और हमले ने वहां खड़े हर एक इंसान को सुन्न कर दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी भीड़ ने झटके से अपना सिर उस इंसान की तरफ घुमाया जिसने विक्रम पर हमला करने की जुर्रत की थी। और जब उन्होंने उस चेहरे को पहचाना तो सबकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई और फिर अगले ही पल उनके चेहरों पर आर्यन के लिए एक गहरी दया छा गई। हरामी। विक्रम जमीन की मिट्टी से सना हुआ खांसते हुए उठा। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने पागलों की तरह उस लड़के को घूरा जो अब ठीक उसी जगह खड़ा था जहां एक पल पहले विक्रम खड़ा था। आर्यन, बहुत खूब।
लगता है इन कुछ दिनों में जब हम नहीं मिले तो तेरे अंदर मौत से खेलने का कीड़ा पैदा हो गया है। विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए एक खूंखार आवाज में कहा। मुझे लगता है पिछली बार मैंने तुझ पर कुछ ज्यादा ही रहम खा लिया था और तुझे जिंदा छोड़ दिया था। आज मैं तेरी वो गलती सुधार दूंगा। आर्यन। काव्या ने जैसे ही विक्रम की वो डरावनी शक्ल और उसके जानलेवा इरादे देखे, उसका दिल खौफ से बैठ गया। वो तुरंत दौड़कर आर्यन के पास आई। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी हुई वो सूर्य संजीवनी बूटी उठाई और रोते हुए उसे विक्रम की तरफ फेंकने लगी। विक्रम, मैंने तुम्हें बूटी दे तो दी है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? जाने दो मेरे दोस्त को। अब मैं ये बूटी भी लूंगा और आज इस कुत्ते की हड्डियां भी तोड़ूंगा। विक्रम ने उस बूटी को हवा में ही लपक लिया और एक क्रूर हंसी हंसते हुए बोला, तुम। काव्या का छोटा सा चेहरा इस धोखे और बेशर्मी को देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां कस गईं। उसने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था कि विक्रम इतना नीच और गिरा हुआ इंसान हो सकता है। आर्यन अपनी जगह पर चट्टान की तरह स्थिर खड़ा था। उसने विक्रम की इस बेहुदा और क्रूर हरकत को देखकर बस एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान दी। घबराओ मत काव्या। आर्यन ने धीरे से काव्या का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षा देते हुए अपने पीछे खींच लिया। फिर उसने अपनी आंखें विक्रम की आंखों में गड़ा दी। आर्यन की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक ऐसा बर्फीला सन्नाटा था जो सामने वाले को अंदर तक जमा दे। उसने विक्रम के ही शब्दों को दोहराते हुए कहा, आज मैं वो बूटी भी वापस लूंगा और आज मैं तेरी हड्डियां भी तोड़ूंगा। हा 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 हा। आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनकर विक्रम एक पल के लिए चौंका और फिर वो पेट पकड़कर पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में सिर्फ और सिर्फ आर्यन के लिए एक गहरा मजाक और बेइज्जती छिपी थी। उसने एक बेहद घमंडी और तरस खाने वाली नजरों से आर्यन को देखते हुए कहा, मुझे लगता है पिछली बार मैंने तेरे सिर पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था। तेरा दिमाग हिल गया है लूजर। आस पास खड़ी पूरी भीड़ भी आर्यन को एक अजीब सी नजरों से देखने लगी। उन्हें आर्यन पर तरस आ रहा था। हिम्मत दिखाना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी औकात भूलकर किसी ऐसे इंसान से लड़ने जाना जो आपको पहले ही कई बार पीट चुका है, यह बहादुरी नहीं, बेवकूफी थी। पिछली हर लड़ाई का नतीजा यही निकला था कि आर्यन का मुंह सूज गया था और वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। आज भी उन्हें कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं थी। आर्यन, प्लीज उससे मत लड़ो, हमें वो बूटी नहीं चाहिए। काव्या ने आर्यन की कमीज को पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और डर था। हाँ आर्यन भाई, काव्या सही कह रही है। गोलू, जो अभी अभी हांफता हुआ भीड़ के पीछे से आया था, उसने भी घबराते हुए कहा, समझदार इंसान वही है जो सही समय पर पीछे हट जाए। अभी विक्रम का पलड़ा भारी है। तुम कुछ दिन और घर जाकर ट्रेनिंग कर लो, फिर आकर इसे सबक सिखाना। पीछे हटना चाहते हो, अब इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। विक्रम ने एक खूंखार स्माइल दी। उसने अपना इरादा साफ कर दिया था। अगले ही पल विक्रम के पैरों की मांसपेशियां तनी और वो एक भूखे चीते की तरह अपनी जगह से आगे की तरफ डैश कर गया। सिर्फ 2 कदमों में विक्रम आर्यन के ठीक सामने आ चुका था। उसने अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों को कसकर एक लोहे जैसी मुट्ठी में बदला और अपनी पूरी ताकत के साथ आर्यन की छाती को निशाना बनाते हुए एक सीधा पंच दाग दिया। विक्रम का यह मुक्का इतना तेज था कि हवा को चीरने की एक हल्की सी हश 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 आवाज सुनाई दी। आर्यन ने विक्रम के उस फुल पावर वाले मुक्के को अपनी तरफ आते हुए देखा, लेकिन जहां पिछली बार आर्यन इस मुक्के को देखकर डर जाता था, इस बार उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके होंठों पर बस एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान थी। आर्यन अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने न चकमा दिया, न अपनी बॉडी को मोड़ा। उसने बस बहुत ही कैजुअल तरीके से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली को बिल्कुल एक लोहे की ढाल की तरह विक्रम के मुक्के के सामने अड़ा दिया। मुक्का और हथेली जैसे ही आपस में टकराए, वहां पत्थरों के आपस में टकराने जैसी एक भारी धप्प की आवाज गूंजी। लेकिन जिस चीज ने वहां मौजूद पूरी भीड़ के होश उड़ा दिए, वो यह थी कि आर्यन ने विक्रम के उस भयंकर मुक्के को सिर्फ अपने एक हाथ से बिना एक कदम पीछे हटे बिल्कुल आसानी से रोक दिया था। क्या उस टक्कर के बाद विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत महसूस हो गया था कि कुछ बहुत ही गलत हो चुका है। जब उसका मुक्का आर्यन की हथेली से टकराया तो विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसने किसी इंसान के हाथ पर नहीं, बल्कि किसी ठोस चट्टान या लोहे की दीवार पर मुक्का मार दिया हो। आर्यन की स्किन इतनी ज्यादा सख्त और कठोर थी कि विक्रम की उंगलियों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। इतनी कठोर स्किन, यह स्किन, ये तो साफ साफ वज्र देह के चौथे लेवल की निशानी है। ये कैसे मुमकिन है?
विक्रम का दिमाग इस झटके को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये कमीना तो अभी 15 दिन पहले सिर्फ दूसरे लेवल पर था, ये अचानक से छलांग मारकर चौथे लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? विक्रम ने अपने दांत पीसे। भले ही आर्यन चौथे लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन विक्रम का घमंड उसे हार मानने की इजाजत नहीं दे रहा था। भले ही तू चौथे लेवल पर आ गया हो, लेकिन मुझसे जीतने का सपना देखना छोड़ दे। गिरती चट्टान प्रहार। विक्रम ने तुरंत अपना मुक्का पीछे खींचा और एक भयानक दहाड़ लगाई। अचानक विक्रम के पूरे दाएं हाथ पर नीले रंग की नसें किसी सांप की तरह उभर आईं। उसका पूरा हाथ किसी सूजे हुए पत्थर जैसा दिखने लगा और अगले ही पल विक्रम ने अपने हाथों से हवा में अनगिनत मुक्कों की बौछार कर दी। उसके मुक्के इतने तेज थे कि ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कई भारी चट्टानें एक साथ आर्यन के सिर पर गिर रही हों। इस अटैक में एक ऐसा भयंकर फोर्स था जो किसी चट्टान को भी चकनाचूर कर सकता था। ये तो लोअर कैटेगरी का लेवल, एक मार्शल आर्ट है। गिरती चट्टान प्रहार। बाप रे, विक्रम ने मार्शल आर्ट सीखना भी शुरू कर दिया है। आर्यन तो आज पक्का मरेगा। भीड़ में हाहाकार मच गया। गिरती चट्टान प्रहार कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसे रोकना आर्यन के बस की बात नहीं लग रही थी, लेकिन आर्यन की आंखें उन हवा में आते हुए दर्जनों मुक्कों पर पूरी तरह से टिकी हुई थी। विक्रम का यह गिरती चट्टान प्रहार भले ही दूसरों को बहुत खतरनाक और डरावना लग रहा था, लेकिन आर्यन के लिए, आर्यन ने पिछले 10 दिनों तक उस रहस्यमयी अंधेरे स्पेस में उस चमकते हुए पुतले से वो परफेक्शन सीखा था, जिसके सामने यह अटैक किसी नौसिखिए बच्चे के खेल जैसा लग रहा था। आर्यन की तेज और प्रशिक्षित आंखों में विक्रम के इस अटैक में सैकड़ों कमियां और खामियां साफ दिखाई दे रही थीं। बिना एक पल की देरी किए आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कमर को हल्का सा मोड़ा, और फिर उसने भी अपनी मुट्ठियां हवा में खोल दी। उसने सीधा अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, भेदक प्रहार। जैसे ही आर्यन की मुट्ठी हवा में चली, उसकी स्लीव्स उसकी सख्त हो चुकी स्किन से एक भयंकर फ्रिक्शन के साथ रगड़ खाईं। एक के बाद एक 3 बेहद साफ, तेज और कान फाड़ देने वाली चटकने की आवाजें जंगल की हवा में गूंज उठीं, और ठीक उसी समय आर्यन का सीधा मुक्का विक्रम के गिरती चट्टान प्रहार के सबसे कमजोर पॉइंट से जाकर सीधे टकरा गया। धड़ाम। दोनों मुक्कों की टक्कर होते ही विक्रम का पूरा शरीर एक भयंकर झटके से कांप उठा। एक खौफनाक और अनियंत्रित फोर्स आर्यन के मुक्के से निकलकर सीधे विक्रम के हाथों की नसों में घुस गया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं जब दर्द की एक दर्दनाक लहर उसके उन चट्टान जैसे सख्त हाथों को चीरती हुई उसके कंधों तक पहुंच गई। भेदक प्रहार, और वो भी 3 गूंज। ये कैसे हो सकता है? इस पल विक्रम की आंखों में सिर्फ शौक और गहरा खौफ था। उसे भेदक प्रहार के बारे में बहुत अच्छे से पता था। ये टेक्निक गिरती चट्टान से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। विक्रम ने खुद इसे सीखने की कोशिश की थी, लेकिन 10 दिन तक पागलों की तरह रगड़ने के बाद भी वो एक भी गूंज नहीं निकाल पाया था, और हार मानकर उसने इसे छोड़ दिया था। और यह आर्यन, जो हमेशा उससे मार खाता था, वो 3 गूंज निकालने में कामयाब हो गया। ये 3 नहीं, 4 है कमीने। आर्यन ने एक बर्फीली और जानलेवा मुस्कान दी। अगले ही मिलीसेकंड में आर्यन की बाह की मांसपेशियों ने एक और भयंकर झटका लिया। एक और पहले वाली 3 आवाजों से भी कहीं ज्यादा लाउड और क्रिस्प आवाज गूंजी। चौथी गूंज। इस चौथी गूंज के साथ आर्यन के मुक्के का दबाव दोगुना हो गया और उसने विक्रम के डिफेंस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आगा। 4 गूंज वाले उस भेदक प्रहार के भयंकर इम्पैक्ट के सामने विक्रम का गिरती चट्टान प्रहार किसी कांच के टुकड़े की तरह टूट गया। विक्रम का शरीर उस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके कदम उखड़ गए और वो अपना बैलेंस खोकर पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगा। भीड़ की आंखें बाहर आ गई थीं। जो विक्रम कभी अजेय माना जाता था, वो आज आर्यन के सिर्फ एक मुक्के से पीछे की तरफ गिर रहा था। लेकिन ठीक उस पल जब विक्रम धूल में मुंह के बल गिरने ही वाला था, अचानक से भीड़ के पीछे से एक लंबा और बेहद मजबूत हाथ हवा में लहराता हुआ आया। उस हाथ ने विक्रम के गिरते हुए कंधे को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया, और सिर्फ एक हल्के से झटके के साथ उस शख्स ने विक्रम के शरीर में उठ रहे उस पूरे भेदक प्रहार के फोर्स को हवा में ही सोख लिया और विक्रम को जमीन पर गिरने से बचा लिया। भैया। विक्रम ने घबराकर अपना सिर पीछे मोड़ा और उस शख्स को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी राहत और घमंड की मुस्कान लौट आई। आसपास खड़ी उस पूरी भीड़ ने जब विक्रम के पीछे खड़े उस शख्स को देखा, तो पूरे माहौल का रंग ही बदल गया। उन सबके चेहरों पर जो पहले हैरानी थी, वो अब एक गहरे और कंपा देने वाले खौफ में बदल गई, क्योंकि वो इंसान जो वहां खड़ा था,
वो कोई और नहीं, चौहान फैमिली की यंग जनरेशन का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर लड़का था, विक्रम का बड़ा भाई वीर चौहान।